इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने अनेकों जजमेंट में ये कहा है कि किसी दीवानी मुकदमे को क्रिमिनल कलर नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे लगातार ऐसी कोशिशें होती हैं जिसमें कि पुलिस के साथ मिलके एक दीवानी मामले में FIR दर्ज करा दी जाती है दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा करना उचित है, ऐसा लोग क्यों करते हैं और ऐसा करने से क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं और ऐसा वो करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि दीवानी मामले क्या है। सरल भाषा में दीवानी मामले वो मामले हैं जो आपराधिक नहीं हैं या जिनमें कोई पैसे संबंधी लेन देन या अन्य कोई डिस्प्यूट है परंतु उसमें कोई अपराध का एलिमेंट नहीं था। अब आपने किसी के साथ कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया, सामने वाले ने किसी शर्त का उल्लंघन कर दिया, तो ये एक दीवानी मामला है क्योंकि उसने शर्त का उल्लंघन कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई भारतीय दंड संहिता के तहत, IPC के तहत या किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध कर दिया। इसी तरह कोई और अन्य एग्रीमेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें सामने वाले ने अपनी शर्तों को पूरा नहीं किया। कोई लेन देन का मामला हो सकता है, आपने किसी को उधार दिया हो या किसी से उधार लिया हो या किसी बैंक से लोन उधार लिया हो या कोई और फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, कोई मैट्रिमोनियल मैटर हो सकता है, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का मैटर होता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आपराधिक विवाद की श्रेणी में नहीं आने चाहिए। क्रिमिनल मैटर वो नहीं बनते हैं, परंतु सामने वाले को प्रेशराइज करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए, उसे जेल का डर दिखाने के लिए, उस मामले में जल्दी जीत हासिल करने के लिए, उसको जलील करने के लिए उस मैटर को, उस सिविल मैटर को पुलिस की सहायता से, पुलिस से मिली भगत करके क्रिमिनल कलर दे दिया जाता है कि एक आम इंसान जो कभी पुलिस में गया नहीं, थाने में गया नहीं, जेल में गया नहीं, उसको लगेगा कि मेरे खिलाफ अगर FIR दर्ज हो गई तो मेरी समाज में बदनामी होगी, मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, मुझे जेल जाना पड़ सकता है या उसके अन्य कई और दुष्परिणाम हो सकते हैं। उसको अगर कोई सरकारी नौकरी मिलनी है तो वो अटक सकती है, उसको विदेश जाना है तो उसमें दिक्कत पैदा हो सकती है। इसके अलावा अन्य कुछ कारण भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिविल मुकदमा करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी सिविल मुकदमा करने के लिए कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं भरनी पड़ती है आपको। सिविल मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं। आपका कोई प्रॉपर्टी का या लेन देन का डिस्प्यूट हो गया तो आप किसी वकील से मिलेंगे, पूछेंगे कितना समय लगेगा, वो बोलेगा 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन पुलिस तो हाथों हाथ 2 झापड़ मार के निपटा देगी या FIR करके निपटा देगी या 2 दिन के लिए अरेस्ट कर लेगी तो सामने वाला डर जाएगा। तो क्विक रिजल्ट की आस में सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर का कलर दे दिया जाता है। तो इस तरह जो पुलिस मैनेजमेंट करना है, जो पुलिस की पावर्स हैं भारतीय पुलिस की, वो बहुत ही आर्बिट्रेरी और बहुत हाई पावर्स हैं पुलिस के पास। किस मैटर को पुलिस बोल के ये आपको दफा कर देगी थाने से कि भागो यहाँ से, ये तो एक दीवानी मामला है, इसमें कोई FIR नहीं बनती। और उसी प्रकार के दूसरे मैटर को पुलिस के दरोगा बिठा के चाय पिलाएंगे और बोलेंगे अरे यार बिल्कुल इसमें तो FIR बनती है, अभी इसका हिसाब किताब करते हैं। तो कोई पैमाना नहीं है। कानून की दृष्टि से अगर बात करूं तो सेक्शन 154 CRPC की ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन गया और उसने पुलिस को सूचना दी कि ये अपराध घटित हुआ है और वो अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो लोग टेक्निकल नहीं है, टेक्निकली जाऊंगा भी नहीं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें FIR लिखना कंपलसरी है पुलिस के लिए। तो अगर ऐसा अपराध डिस्क्लोज हुआ है, वो हुआ है अपराध या नहीं हुआ वो बाद की बात है, वो तो FIR लिखी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा, तो FIR लिखी जानी चाहिए। परंतु नॉर्मली जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस कई बार कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी FIR नहीं लिखती और कई बार जो सिविल नेचर का मैटर होता है जिसमें कोई संज्ञेय अपराध दिखाई भी नहीं दे रहा है, जिसमें FIR लिखनी बनती भी नहीं है, उसमें भी FIR लिख देती है। क्यों लिख देती है ये तो अक्खा इंडिया जानता है।
अब जब एफआईआर लिखी जाती है कि कोई मामला सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का, कुछ मामले तो प्योरली सिविल नेचर के होते हैं, उसमें क्रिमिनल का कुछ होता ही नहीं, जानबूझ के उसमें रंग डाल दिया जाता है क्रिमिनल का। कैसे डालते हैं वो आगे करेंगे इस वीडियो में बात। पर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें सिविल मामलों में भी क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा होता है, दोनों घटनाएं घट रही होती हैं, उसमें सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है। उन मामलों में बनता है कि हाँ एक सिविल केस भी चल सकता है और इसमें ये अपराध भी घटित हुआ है एज पर आईपीसी या एज पर एनी अदर एक्ट, तो उन मामलों में एफआईआर लिखनी बनती है। तो आमतौर पे जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो ये देखा जाता है कि जो सूचना दी गई पुलिस को, जो शिकायत लिखी गई, जो एफआईआर लिखी गई, क्या उसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जो धाराएं उसमें लगाई गई है उन धाराओं के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मूल तत्व हैं कि ये धारा इस बात पे लग सकती है, वो वहां डिस्क्लोज हो रही है बात या नहीं हो रही, प्रथम दृष्टि में वो वहां दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये एक जरूरी बात है। तो नेचर ऑफ एलिगेशंस क्या है और एसेंशियल इंग्रेडिएंट उस सेक्शन के उसमें है या नहीं, इससे क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। अब बात करते हैं कि मैंने कुछ केसेस में देखा है कि लोग या पुलिस मिलके कैसे एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर देने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप ऐसा करें, ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा करते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के इतने सारे जजमेंट्स होने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे आज भी ये सब कुछ होता है। कैसे करते हैं? मान लीजिए आपका किसी के साथ कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, लेन देन का, पैसे का, जो सिविल है, प्योरली सिविल नेचर का है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, अज्ञात लोगों द्वारा अपने आप पे गोली चलवा देंगे, बच जाएंगे पर गोली चलवा देंगे अज्ञात लोगों द्वारा, और पुलिस में जाके बोलेंगे कि इसने मेरे पे गोली चलवाई है, मेरा इसके साथ ये डिस्प्यूट चल रहा था, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, हो गई एफआईआर, बन गया सिविल डिस्प्यूट क्रिमिनल प्रेशराइज करने के लिए। अपने घर के शीशे तोड़वा लेना पत्थर मार के किसी से। मीटिंग के लिए किसी पत्नी ने पति को होटल रूम में बुलाया कि चलो मिलके फैमिली डिस्प्यूट सेटल कर लेंगे। जब पति रूम में आ गया तो अपना सर खुद ही शीशे से दे मारा और फोड़ दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया और बोला कि पति ने मेरा सर इस पे दे मारा, मीटिंग करने के लिए आया था। बन गया सिविल मैटर, फैमिली मैटर क्रिमिनल मैटर बन गया, कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा सिविल मैटर में जानबूझ के गाली गलौज कर देना या खुद ही थप्पड़ मार लेना या हाथापाई कर लेना या दूसरे को थप्पड़ मार देना, जानबूझ के दो गवाह साथ में अपने इकट्ठे करना, यानी उसको जानबूझ के दंगा करके इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर देना कि सिविल डिस्प्यूट एक क्रिमिनल कलर का रूप ले ले। एक और तरीका मैंने देखा है वो ये है कि अपनी किसी महिला कर्मचारी को, कोई कंपनी से झगड़ा हो गया तो अपनी किसी एम्प्लॉय को वो बोल देते हैं कि इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दो, छेड़खानी का, रेप का, या अपने घर की किसी महिला सदस्य को आगे कर देते हैं कि तुम इससे बात करो और फिर बोलो इसने मेरी तरफ गंदा इशारा किया, मुझे गाली दी, मुझे छेड़ा, इस पे सेक्शन 354 लगा दो, इस पे कोई और धारा लगा दो। ये सब भी तौर तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि फिर वो असली मैटर तो कुछ और होता है पर वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिमिनल केस में। क्लेवर ड्राफ्टिंग, पुलिस में जो कंप्लेंट देते हैं वो खुद ना दे के किसी एडवोकेट से इस तरह से ड्राफ्ट कराते हैं क्योंकि वकील को पता होता है कि कौन सी धारा के क्या इंग्रेडिएंट है और इसी बात को किस तरह से लिखूंगा तो पढ़ने में ये क्रिमिनल ऑफेंस लगेगा। तो उस तरह से क्लेवर ड्राफ्टिंग जो दी जाती है पुलिस को उससे क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। और फाइनली तो सेटिंग तो है ही हर जगह। अब अगर किसी ने ऐसा कर ही दिया है, आप सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट बना ही चुके हो, तो सामने वाले के पास और कोई उपाय है नहीं। अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सेक्शन 482 में एफआईआर क्वेशिंग के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर क्वेश हो जाए, मुकदमा चलेगा। अगर आपके पास ऊपर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई और उसमें कोई गंभीर धारा लगी है तो हमेशा आपके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहेगी कि पुलिस आपको अरेस्ट न कर ले। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाओगे, अग्रिम जमानत याचिका के लिए जाओगे, तो बहुत सारे राज्यों में तो अग्रिम जमानत याचिका देने जैसा रिवाज ही नहीं है। 99% रिजेक्ट ही होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। हाई कोर्ट जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि बेल मिल ही जाए। रेगुलर बेल भी अगर मिलेगी तो एक बार तो जेल की हवा खानी पड़ गई।
बेल मिल भी गई तो बेल में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज हो सकती हैं, जिससे आपका पूरा करियर खराब हो सकता है, आपकी विदेश जाने की या अन्य जो लाइफ की प्लानिंग है वो खराब हो सकती है, आपके परिवार की बदनामी हो सकती है। तो ये जो जस्टिस सिस्टम है ये ऐसा ही है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के तमाम जजमेंट्स के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे आज भी ऐसा ही होता है। तो मैं तो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से एक आईना समाज को और न्याय व्यवस्था को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो इस पूरी मशीनरी का एक छोटा सा कलपुर्जा हूँ। हम तो आपके साथ हैं हर पल हर वक्त।